नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तो यूपी में सारी अटकलों और कयासों की ढह चुकी है दीवार और योगी आदित्यनाथ ही अब वहां हैं असरदार, ये साफ हो चुका है। कल से लेकर आज तक जो भी तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि यूपी बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर कोई क्लेश नहीं है और योगी आदित्यनाथ ही यूपी के बॉस हैं। इसकी ताजा मिसाल आज लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के दौरान भी दिखाई गई और दिखाई दी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ दिखाई दिए। तो इस तस्वीर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल है? क्या दिल्ली दरबार ने खत्म कर दी है ये तकरार? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जरिए नए चयन पर भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ये नया चयन है यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का, जिसकी कुर्सी पर अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय को बिठाया है। अब इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा बता रही है। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीडीए का वोट हासिल किया और उन्हें पीडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं मायावती भी इस घमासान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने भी माता प्रसाद पांडेय को लेकर अखिलेश पर जोरदार हमला किया है। मायावती ने भी कहा है कि यह पीडीए के साथ भी धोखा है और ब्राह्मण समाज के साथ भी धोखा किया जा रहा है। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर से उबाल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की। अब बात कि हम बहस क्यों कर रहे हैं, देखिए दोनों वजहों से आज बहस बहुत जरूरी है। आज बहस जरूरी है क्योंकि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ दिखाई दिए हैं। तो यानी कि इससे ये कहा जा रहा है कि झगड़ा खत्म हो गया, ये संदेश दिया गया है कि कोई झगड़ा था ही नहीं। यूपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में तनाव की खबरें थी, इसलिए ये डिबेट जरूरी है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर अटकलें लग रही थी। अब साफ हो गया कि वही जो हैं उत्तर प्रदेश के बॉस हैं। फिर मैंने कहा समाजवादी पार्टी के अंदर जो ये नेता प्रतिपक्ष चुना गया है माता प्रसाद पांडेय, इसको लेकर के एक नई डिबेट छिड़ी है। तो इस पर बहस करना जरूरी है कि अखिलेश ने दलित पिछड़ों के साथ अब ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी हमलावर है, बीएसपी हमलावर है। तो आज की बहस इसीलिए जरूरी है। ठोकेंगे इन्हीं दोनों मुद्दों से जुड़े तमाम सवालों पर अपने पैनलिस्ट के साथ ताल, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लें। मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। मौर्य जी मोहरा है, मौर्य जी मोहरा है। आप इंतजार करें, सब कुछ अच्छा है। चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार सब एक रूप से काम कर रहे हैं और मिलकर के काम करेंगे। किस बात का मतभेद है भाई? कहाँ मतभेद है? ये तो बताए विपक्ष। खाली कहने से मतभेद नहीं होता। भाजपा में अंतर विरोध चरम पर है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। समाजवादी पार्टी सारे लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। 22 सांसद समाजवादी पार्टी के बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। टूट गई दीवार, योगी ही असरदार। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है और इसकी पिक्चर हम क्लियर करेंगे कि क्या चल रहा है लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में, प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है और समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। और ये दोनों खबरें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
मैं पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे कराता हूं और जाना किसके पास था, अब जाऊंगा किसके पास, ये भी आपको बताता हूं। के शर्मा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जूही सिंह हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अनंत विजय हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ हैं। अब जिस तरीके से हमने आज डिबेट की शुरुआत की थी, जाना तो के शर्मा के पास था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह का सबसे पहले रुख करूंगा। जूही सिंह जी, साफ तौर पर पीडीए फॉर्मूले के साथ धोखा बताया, न केवल बीजेपी ने बताया बल्कि बुआ जी ने, आपकी बुआ जी ने भी बताया, मायावती ने भी कहा कि भाई ये तो पीडीए के साथ भी धोखा है, और ब्राह्मण जाति जिसकी कभी सगी नहीं रही समाजवादी पार्टी, उसके साथ भी धोखा है। तो मतलब दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा फॉर्मूले पर चल रही है क्या समाजवादी पार्टी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पहले जातियों को लड़ाया आपस में पीडीए के नाम पर, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए। अखिलेश यादव के बयान तो इसी कोशिश में लगते हैं मुझे। अनुराग जी, मुझे लगता है फिर मुख्यमंत्री खुद एक धोखा है, क्योंकि वो किसी जाति से आते हैं इसलिए वो पीडीए का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही वो कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के इतिहास को अगर देखें, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, जिनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे जी, इनका इतिहास जान लेना चाहिए। माता प्रसाद पांडे जी एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई है, विधायक रहे हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, 27 देशों में उन्होंने भारत और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। हमें गर्व है कि हमारे संस्थापक सदस्य और बहुत ही व्यवहारिक नेता आज हमारे नेता विरोधी दल है। अनुराग जी, मैंने तो कभी, मुझे तो पता भी नहीं कि आपकी जाति क्या है। आप काबिल हैं और एक अच्छे एंकर हैं, जी टीवी का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें जातियों को लड़ने और काबिलियत को ये डिफाइन करने की बात कहाँ से है? जहां तक मायावती जी की बात है, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ब्राह्मण समाज समाजवादी का नहीं है, ब्राह्मण समाज मेरा है। ऐसे लोगों की बात पर टिप्पणी करके मैं जनता की समस्याओं को कम नहीं करना चाहती। आज मुख्य सेविका है जिनकी एक नियुक्ति 2021 में निकली थी, ज्ञापन लेकर महिलाएं घूम रही हैं, 32,000, आज तक रिजल्ट नहीं निकला। तो योगी आदित्यनाथ जी के जो लगता है मिला, उसमें भी गई थी, कोई आश्वासन नहीं मिला उनका रिजल्ट निकलवा दे। क्योंकि ओएन सिंह जी फिर उनके जाति के और मेरे जाति के भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पैरवी होगी तो हम देखेंगे। ये असल मुद्दे हैं, थोड़ा अपने काम पर ध्यान दें। बाकी नेता प्रतिपक्ष, विधायक अगर जातियों के हिसाब से बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम तो शुरू से कहते हैं कि बहुत ही जातिवादी एक पार्टी है। आपने शुरुआत में ही एक रिपोर्ट दी थी जो राजेंद्र नगर में हुआ, जिसमें हमारे कोचिंग के छात्र की मृत्यु हुई, बहुत ही संवेदनशील मसला है जिस पर हम सब शर्मसार हैं। तो इसको जो भी सरकार हो, जो भी अधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये मुद्दा उठाया भी है, इसको तुरंत हैंडल करना चाहिए, न्याय देना चाहिए, मुख्य सेविकाओं को न्याय देना चाहिए। और जो बजट है उत्तर प्रदेश का, क्या आपने कमाया है, कितने उद्योग आए हैं, बेरोजगारी की समस्या आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? 69,000 शिक्षकों में अभी 6,800 शिक्षकों को आरक्षण नहीं मिला है। साथ ही ये सब बातें तो इनके खुद के जो भी कुछ नेता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की कि कोई कठिनाई नहीं, तो इनके खुद ही के नेता तो आकर पटल पे कह रहे हैं कि हमें सरकार से समस्या है, अधिकारियों से समस्या है, तो अपने लोगों की सुने जी। ठीक है जूही जी, मैं लौटूंगा आपके पास। के शर्मा जी, भाई आप लोगों ने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि योगी ही असरदार हैं, योगी ही बॉस हैं। एक बैठक में तो सीएम और दोनों डिप्टी सीएम साथ नजर आए, बट अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें योगी जी सबसे एंड में पहुंचे और उनके आने से 2 मिनट पहले दोनों डिप्टी सीएम वहां से निकल गए थे। तो मतलब क्या माना जाए कि दिखाया कुछ और जा रहा है और पर्दे के पीछे असलियत कुछ और है? मुझे तो समझ नहीं आता अखिलेश जी, आपको न्यूज़ 24 आवर न्यूज़ चलाना है तो कहानियां तो गढ़नी है। खैर ये मीडिया का काम है, मीडिया करे। मैं 2 चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मैं 2 बातें समझता हूँ। जब तक कोई बयान ना आए, कयासों पर राजनीतियाँ नहीं होती हैं। जब कोई बयान आ जाएगा तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। और नहीं, जिस बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कहा है कि पार्टी से कुछ नहीं होता, संगठन ही सर्वोपरि है। फिर कहा है उन्होंने, और ये भी कहा है कि कई लोग थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। खबर आ गई होगी आपके पास? नहीं, आप, मुझे आश्चर्य है, एक संगठन आधारित पार्टी के अंदर आप अपेक्षा क्या करते हैं? एक संगठन आधारित पार्टी में संगठन बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा?
आपको अखिलेश जी इतना मुझे हमें इतने बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा लगाया कि नड्डा जी आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये 75 साल की राजनीति में किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हुआ, क्योंकि पार्टी ये संगठन आधारित ही पार्टी है। इसका बनावट ही संगठन है, इसके मूल विचारों में संगठन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए कि संगठन सर्वोपरि है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मैं 1 घंटे भाषण दे सकता हूं अभी आपको संगठन के विषय। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, यही संचालन। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरी चिंता के शर्मा जी ये है कि अगर आप अपने घर के सबसे बड़े हैं और आपका सुपुत्र या सुपुत्री बार बार पूरे परिवार को ये बताता रहे या बताती रहे कि केके जी से बड़ा कोई नहीं है, केके जी से बड़ा कोई नहीं है, तो ये बताने की जरूरत क्यों है? आप तो बड़े हैं ही। सुन लीजिए, इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि जब आप संगठन चलाते हैं ना, तो संगठन में बार बार उन सुप्त वाक्यों को दोहराना पड़ता है, बार बार कार्यकर्ताओं के अंदर ये विषय लाने पड़ते हैं, तब संगठन चलता है। हम परिवार आधारित पार्टी थोड़ी ना है कि हम केवल एक परिवार की गाथा गाएंगे, एक व्यक्ति का नाम लेंगे। हम संगठन जब होता है तो उसमें बार बार कार्यकर्ताओं के बीच ये विषय रखे जाते हैं। और ऐसा कोई मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण नहीं, ऐसा मेरा कोई प्रस्ताव नहीं मेरी पार्टी का जिसमें संगठन के विषय में चर्चा न हो और उसमें पैरे न लिखे जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण उस पर न करें। ये बार बार हर 3 महीने में मेरे यहाँ कार्यकारिणी होती है और हर बार ये उसमें संगठन के पैरे कहे जाते हैं। ये संगठन आधारित पार्टी के ये एक तरह की बाध्यता भी है और एक सिस्टम भी है, क्योंकि देश में और एक कम्युनिस्ट के अंदर जरूर संगठन आधारित हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई संगठन आधारित पार्टी दिखा नहीं आज तक। इसलिए शायद ये प्रैक्टिस लोगों के संज्ञान में है नहीं और ये बार बार कही जाती है। मैं तो एक ऐसा बड़ा उदाहरण दिया आपको जो कि आप लोगों ने ही चलाया कि नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीत के बाद नारे लगाए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जी। तो हमारे यहाँ ये परंपरा, एक सिस्टम है अखिलेश जी। हर राजनीतिक दलों की एक विचारधारा होती है, एक सिस्टम होता है, वहाँ बार बार कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए कहा जाता है। लेकिन मैं फिर विषय पे आता हूँ। आपने कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, जाति की राजनीति के बगैर समाजवादी पार्टी की कल्पना करना ये तो बहुत कठिन काम है। जिसका जन्म, जिसकी समझ ही पूरी राजनीति की जातियों पर आधारित रही। और आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, इनके जो इंडी गठबंधन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आज सदन में तो जाति की बात कर रहे हैं। आज तो सदन में जाति की बात उठा रहे थे। तो उनसे क्या ये अलग हैं क्या जूही जी? या तो ये कहें यहाँ पर बैठ के कि हम जो है राहुल गांधी के उस पर जो है बात नहीं करते। वो तो फोटो में पूछ रहे हैं किस जाति के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। बजट के फोटो पे जहाँ पर वो मिठाई वो बंटता है, वहाँ वो जाति की ढूंढ रहे हैं। तो जूही जी उसकी एक बार यहाँ पर आलोचना करें, निंदा करें कि ये किस जाति को ढूंढ रहे थे। तो दूसरे के लिए अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत होती है भूलने से पहले। हम जाति, हम तो ये भी नहीं जानते आपकी क्या जाति है। वहां जो ढूंढ रहे हैं वहां ठीक, वहां बोलती बंद है। ठीक, आप यदि इतने बड़े वो हैं तो जातिगत जनगणना की डिमांड लेके क्यों खड़े हो गए? ठीक है, मैं जूही जी से जवाब विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप जो जहर बोलते हैं जातियों के आधार पर, और एक भाषण, सैकड़ों भाषण इनके जातियों के आधार पर है। जी 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 जी। और आज ही की भाषण में कह रहा हूं मात्र, जूही जी अभी आपका बारी आएगा, बताइएगा राहुल गांधी जी ने जिस जाति को ढूंढा है, तो बता दो। नहीं बताइए, वो तो आपके प्रतिपक्ष के नेता है भैया, आपने उनको स्वीकारा है सदन के अंदर, सदन के अंदर स्वीकारा है। वहां जाति ढूंढ रहे हो, अधिकारियों की जातियां ढूंढ रहे हैं, नेताओं की जातियां ढूंढ रहे हैं। शर्म भी आ रही है वहां? नहीं प्रवक्ता जी, जरा हमें बोल लेने दीजिए, चिल्लाइए मत। बोल लेने दीजिए, आपका समय आएगा अब तब बोलिएगा। मैंने आपका समय नहीं बोला, मैं आपका समय आएगा तब बोलिएगा। पूरी राजनीति आपकी जाति और धर्म पर रही है।
तुरंत पूछ लेते हैं। के शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब जूही जी से ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, वरना जरूर इनसे पूछ के वरना फिर बताइए बच कि राहुल जाएंगी ये गांधी जो जवाब जाति देने से। ढूंढ डिबेट रहे कहीं थे- और चली गई तो ये बच जाएंगी। हाँ, जूही जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज जाति ढूंढ रहे थे राहुल गांधी उस बजट के अंदर में, उस पर क्या जवाब है इनका? इनसे ठीक है, जरूर पूछ लीजिए। अनुराग जी, पहले तो देखिए इनको कितना ऑब्सेशन हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम अखिलेश पर कि ये आपको भी अखिलेश जी कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको करेक्ट कर लेना चाहिए। ये अनुराग मुस्कान जी हैं, के शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी आपके सपनों में आते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं बोलने में सकती गलती हूँ। हुई। अच्छा अच्छा, हो मैं अखिलेश ले लिया हूँगा। और 3-4 बार आपने बोला, हाँ, 3-4 बार ठीक आपने है, बोला। ठीक है, हाँ उससे जी, कोई दिक्कत नहीं तो होती है। दूसरी बात मुद्दों पर आते हैं। आप मेरे जीके पे मत जाइए, आप मेरे जीके पे मत जाइए, आप उस पे आइए, जवाब पे आइए। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय का आधार है। जातिगत जनगणना हम चाहते हैं। राहुल गांधी के जाति पर बताइए, आप राहुल गांधी जो जाति ढूंढ रहे थे उस पर जवाब दे दीजिए। आज भागीदारी हो, उसको उतना अधिकार मिले जो आप नहीं देते हैं। आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं, परोक्ष रूप से खत्म कर रहे हैं। बोले आप इसे पे नहीं आएंगी, नहीं आएंगी आप लोगों को नहीं देते हैं। आप जाति का जहर बो के आग लगाना चाहते हैं देश के अंदर में, यही आपकी राजनीति की फितरत करते हैं। आप ना दलितों को, ना पिछड़ों को, ना अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं। आज आपको जो है दलित ओबीसी ध्यान नहीं है माता प्रसाद पांडे को बनाते समय। के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं जूही जी का, फिर डॉली जी भी हमारे साथ, उनसे भी जवाब लेंगे। जी को बनाते समय ओबीसी ध्यान नहीं आया इनको, उस समय दलित ध्यान नहीं आया, उस समय दलित ध्यान नहीं आया। ये पूछिए ना इनसे, हक नहीं देंगे आप, केवल झंडा बरदारी करना आसान है। के शर्मा जी, जूही जी स्काइप पर हैं, थोड़ा उनको सुनना पड़ेगा, वरना फिर किसी की बात साफ तौर पर सुनी नहीं जा पाएगी। जूही जी बोलिए। अनुराग जी देखिए, जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि जातियों की जनगणना हो, हर जाति को, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सवर्णों, सबको जिनकी भागीदारी और जितना उनका नंबर है उस हिसाब से अधिकार मिले। भारतीय जनता पार्टी ये तो मना कर दे कि हम जातियों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। आरक्षण ये परोक्ष रूप से खत्म कर रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो सरकारी नियुक्तियां आने ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और स्किलिंग, जिसके ऊपर बजट पर आपने कहा है कि आप 1 करोड़ लोगों को 5 साल में स्किल करेंगे, तो आपकी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो खत्म ही हो गई, उसने कुछ नहीं किया। कोई नई मिनिस्ट्री ये कर रही होगी। सरकारी नियुक्तियां, मैंने पहले ही कहा कि आपने 69,000 शिक्षकों में भी अभी 6,800 को आरक्षण का लाभ दिया है। मुख्य सेविका की नियुक्ति 2021 में निकली थी, उस नियुक्ति का परिणाम लगा दीजिए। वो महिलाएं सड़क पर खड़ी हुई हैं, रो रही हैं, और आपके अध्यक्ष कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक चिट्ठी लिखवा दीजिए मुख्यमंत्री से कि उसका परिणाम आ जाए। 2017 से 2022 और आज तक आपकी एक भी नियुक्ति पूरी नहीं हुई। पुलिस भर्ती में आपने गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया, वो आदमी भाग गया, पेपर लीक हो गया। ये जनता के मुद्दे हैं। आरक्षण विरोधी आप खुद हैं, संविधान विरोधी आप खुद हैं, क्योंकि आपके कैंडिडेट, चाहे वो आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात कर रहे थे, उनके भी भाषण सुन लीजिए, लल्लू सिंह जी के भी भाषण सुन लीजिए। ठीक है के शर्मा जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। जूही जी, मैं आपके पास भी आता हूँ। के शर्मा, मुझे कहने दीजिए ना, एक लाइन कहने दीजिए जी। आप बताइए, प्रमोशन नौकरी में दलितों के प्रमोशन के आरक्षण के इसको किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में किसने खत्म किया था? इन्हीं लोगों ने रोक लगाई थी ना। जब ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जा रहा था, तब राज्यसभा और लोकसभा में कौन हंगामा मचा रहा था? यही समाजवादी पार्टी के लोग थे ना, जो संवैधानिक जो है दलित, जब ओबीसी को आरक्षण का संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था आयोग को, तब ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, और भी मेहमान है, और भी मेहमान है, उनको भी डिबेट में ले आते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जो आज राहुल गांधी जाति ढूंढ रहे थे बजट के अंदर में, हलवा के अंदर बात जो जाति पूछ रहे थे, बोलती क्यों बंद है इनकी? क्यों दही जमी हुई है इनके मुंह पे? इनकी बोलती क्यों बंद है? क्यों दही जमी हुई है? ठीक है, मैसेज क्लियर। डॉली शर्मा जी, के शर्मा लगातार कह रहे कि राहुल गांधी जातियां ढूंढ रहे थे, आज सदन में जातियां ढूंढ रहे थे। एक तो राहुल गांधी जातियां ढूंढ रहे थे सदन में, और दूसरी तरफ आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी, उनकी बुआ जी, ये आरोप लगा रही हैं कि वो जातियों को लड़वा करके चुनाव में और चुनाव जीते हैं। पीडीए के साथ उन्होंने अन्याय किया है, और न केवल पीडीए के साथ किया है, बल्कि अब वो ब्राह्मण जातियों के साथ भी अन्याय करेंगे।
देखिए, राहुल गांधी जी ने आज सदन में किसानों से लेकर युवाओं तक की बात की। उन्होंने नीट की बात की, पेपर लीक की बात की, उन्होंने जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है इस बजट में, मिडिल क्लास के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके अलावा उन्होंने शिक्षा पर बात की कि 2.5% शिक्षा का बजट घटा दिया जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने अग्निवीर की बात की और ये बात की कि सेनाओं में अग्निवीर के लिए पेंशन की कोई योजना नहीं है। आप बताइए, क्या इसमें सभी जातियां नहीं आती? इसमें आती है, सभी लोग आते हैं। पर्चा लीक हर जाति हर धर्म के बच्चों का हुआ है, किसान हर धर्म हर जाति के आते हैं, मिडिल क्लास में हर कोई रहता है। तो राहुल गांधी जी तो लगातार सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो जिस बात पर के शर्मा जी ये बात कह रहे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि के शर्मा जी, दिक्कत आप लोगों को है। कुछ भी कर ले हम लोग, आप लोगों को ही दिक्कत है। सरकार में आप हैं और सवाल आपके विपक्ष से रहते हैं। अरे जवाब आप दीजिए कि क्यों इतने पेपर लीक हो रहे हैं। 70 पर्चे 10 साल में लीक हुए हैं। क्यों अग्निवीरों को के लिए आपने पेंशन की कोई वहां पर कुछ 1 रुपया आपने अलॉट नहीं किया? डॉली जी हम भटक जाएंगे। डिबेट का मुद्दा आज यूपी पॉलिटिक्स है। डॉली जी मुद्दा आज यूपी पॉलिटिक्स है। हाँ, और यूपी पॉलिटिक्स में भी मैं कह रही हूं, अगर पीडीए बोले तो दिक्कत, अगर उन्होंने यहां पर अपने सदन का कोई नेता बना दिया उससे इन्हें दिक्कत। इन्हें हर चीज से दिक्कत है अनुराग जी। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज से दिक्कत है। आज ब्राह्मण क्यों बन गया, इस बात से इन्हें दिक्कत। कल दलित क्यों बन गया, इस बात से इन्हें दिक्कत। अरे सबका साथ सबका विकास आप लोग कहते हैं, लेकिन करके हम दिखाते हैं, करके इंडिया गठबंधन दिखाता है। कुछ सीखिए, करिए। अपने पार्टी के ये जो आपस के मनमुटाव है इन्हें खत्म करके उत्तर प्रदेश के विकास पर बात करिए। उत्तर प्रदेश में भी कितने पर्चे लीक हो रहे हैं, कितनी सरकारी भर्तियां हैं जो खाली पड़ी हैं, सरकारी पद आप भर नहीं रहे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है आप लोगों की। वहां पर आप बात ही नहीं करना चाहते, उन पर चर्चा करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, देश की जनता को कुछ मिलने लगेगा। के शर्मा जी, कांग्रेस का सीधा सा सवाल है कि अगर एक ब्राह्मण नेता प्रतिपक्ष बन भी गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अनुराग जी, लेकिन जो आप जिसका राग अलापते हैं बैठ के, आप उसके प्रति जब दोहरा रवैया आपका आता है तो प्रश्न उठता है। आप हर जगह ओबीसी दलित इसको नहीं दिया। आप, मैंने कहा जब वो हलवा बंट रहा है उसमें, वहां पर भी आप दलित ढूंढ रहे हैं। के शर्मा जी, तो है पिछड़े के शर्मा जी, चर्चा तो चाचा जी की भी थी, चर्चा तो शिवपाल यादव की भी थी। जब उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्यों परेशानी है माता प्रसाद जी के नाम पर? नहीं, हमें उससे कोई, उनका आंतरिक मसला है, उनका आंतरिक मसला है कि वो चाचा को बनाए भतीजा को बनाए। एक मिनट, चाचा को बनाए भतीजा को बनाए, वो तो चाचा को वैसे भी अपमानित करके मंच से नीचे घसीट चुके हैं। अब चाचा इसके बाद भी सोचने पे मत। जूही जी आता हूँ। देखिए, अपने चाचा का अपमान उस स्तर पे किया। अगर चाचा जी को चला जाता तो ये कहते परिवार। अब सुनिए, मुझे बात पूरी कर लेने दे। वो इनका मसला है, चाचा इन्हें तो हर चीज से दिक्कत है। सुनिए, चाचा के साथ अब सुन लीजिए, के शर्मा जी को सुन लीजिए। यही सवाल आप दोनों का ही सवाल मैंने उनसे पूछा है। देखिए, चाचा के साथ इन्होंने क्या किया, ये तो पूरा देश ने देखा है, किस तरह से अपमानित करके मंच से नीचे भेजा। वो तो सबको पता है चाचा के साथ क्या हुआ था। खैर, उस पर नहीं जाना चाहिए। अरे आप तो चाचा भतीजे को बिहार में लड़वाते हैं। अरे अपने पिता को अपमानित करने वाला आदमी। लेकिन अब बीच में मत बोले, बीच में मैंने बोला, आप सुन लीजिए। दूसरी बात, आज हाँ, मैं तथ्यों में ही बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अनुराग जी, आपके अनुराग जी नहीं पा रहे, महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे हैं, बदतमीजी करने आई हैं तो क्या करें? लाठी चढ़वाते हैं, महिलाओं को आप इको गार्डन में देते हैं, और आपका आज जो ये वक्तव्य है इस मंच पे ये है। अनुराग जी, मुझे बोलने देंगे? ठीक है जूही जी, आपका मैसेज क्लियर हो गया। ठीक है, के जी को बोल लेने देते हैं, के जी को बोल लेने देते हैं। ये विरोधी है क्या? नहीं तो शर्मा जी तो बोल ही रहे ना, कुछ ठीक ठाक बात करें। प्रमोशन में आरक्षण पे जरा अपने फैक्ट चेक कर ले। अरे भैया, के शर्मा जी, जूही जी को अच्छा नहीं लग रहा। आप कह रहे हैं कि किस तरीके से चाचा को मंच से नीचे किया गया था। आप तथ्यों पर आइए, आप आज की बात कीजिए। नहीं, ये तथ्य नहीं है क्या अनुराग जी? ये तथ्य नहीं है क्या? क्या मुलायम सिंह यादव की माइक छीन के उनको घसीट के नीचे उतारा गया था? क्या ये तथ्य नहीं है क्या? ये तथ्य अरे ये तथ्य
आज के घटनाक्रम से कैसे जुड़ा हुआ है के शर्मा जी? मैंने तो आपसे ये कहा कि नाम तो चाचा का भी चल रहा था, लेकिन चाचा को नहीं बनाया नेता प्रतिपक्ष। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो माता प्रसाद जी के नाम पर आपको क्यों दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं थी। हम तो जब उनके चाचा को कोई शिकायत नहीं है तो आपको क्या शिकायत है? लेकिन जो लोग बजट के अंदर में जाने ओबीसी दलित ढूंढ रहे थे वहां हलवा बांटने में, उनकी मानसिकता पर मैं कह रहा हूं। जब उनकी मानसिकता ये, तो ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना अनुराग जी। दूसरी बात, आज राहुल गांधी के भाषण की मैंने बहुत सारी चर्चाएं सुनी। अभी राहुल गांधी के भाषणों की ये जो बहुत सारी जो उनकी प्रवक्ता गा रही थी, एक बात कहता हूं फिर आप आगे बढ़ा लीजिएगा। उनको कमल से बड़ी नफरत है। उन्होंने बड़ा कमल को उन्होंने बताया हिंसा का प्रतीक है। अभिमन्यु ने जो वहां चक्रव्यूह रचा गया वो पद्म व्यूह था, युद्ध की एक विधि। अरे राहुल जी, अपने पिता का नाम याद रख लो, राजीव नाम है उनका। कमल का पर्यायवाची आपको पता है पद्म, कमल का पर्यायवाची राजीव भी है। आपके पिता भी हिंसक थे। आपकी समझ इतनी है केवल, आपको मां लक्ष्मी मां की जो है आसन कमल नहीं समझ में आया। आपको कमल जो है, पद्म जो है, हिंसा एक युद्ध विधि समझ में आई। इससे आपको कमल से नफरत है। अपने पिता से भी नफरत करते हैं आप। किस तरह की समझ है, किस तरह की अज्ञानता है अनुराग जी? डॉली शर्मा जी, आप जो है चाहेंगी तो एक शब्द है नहीं तो फिर मैं अनंत विजय जी हैं, आप कमल को गाली बक रही हैं, अपने पिता को भी गाली बक रही हैं क्या? कमल को आपने गाली बका ये कह के वहां पर अंदर में कि वहां पर अभिमन्यु, वहां पर चक्रव्यूह की पद्म विधि होती है। आपको ये पर्यायवाची पता है तो अपने पिता का भी नाम। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं, डॉली जी से जवाब ले रहा हूं, फिर 3 गेस्ट मेरे बचे हुए हैं भी। डॉली जी, देखिए, उन्होंने महाभारत की जो सच्चाई थी वो रखी। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उन्होंने तो और कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने बात नहीं कही आपने। और राजीव गांधी का तो कर्म था हिंसा। यदि सिखों का नरसंहार हुआ, जो सिखों का जो नरसंहार हुआ तो राजीव गांधी के कहने पर हुआ इस देश में। अरे हिंसा की प्रवृत्ति तो उनकी। गोधरा में क्या हो रहा था? के शर्मा, गोधरा में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था गोधरा में? हजारों सिखों को क्या हो रहा था गोधरा में? क्या हो रहा था गोधरा में? क्या हो रहा था वहां सड़कों पर? क्या हो रहा था गोधरा में 2002 में? क्या हो रहा था गोधरा में? क्या हो रहा था गोधरा में? यही प्रधानमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री उस समय। क्या हो रहा था वहां? क्या हो रहा था वहां? अपनी धूर्तता का परिचय दें। क्या हो रहा था वहां? के शर्मा जी बताइए, सदन की मर्यादा डिबेट करिए, बात करने की तहजीब, सदन की मर्यादा को समझे। लिख कर आइए। बार स्पीकर को समझाना पड़ रहा है कि आप गरिमा को ध्यान रखिए, झूठ बोलते हैं, सदन की गरिमा को ध्यान रखिए। बार समझाना पड़ रहा है, सदनों में खड़े होकर अराजकता पैदा किया, सड़क बनाने की कोशिश, 600 करोड़ सदन को सड़क बनाने की कोशिश है। 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट दिया, झूठे कहीं के। अच्छा, चलिए आप दोनों एक गिलास पानी पी लीजिए। मेरा सजेशन है दोनों एक गिलास पानी पी लीजिए। मैं अनंत विजय जी का रुख करूं उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी के पास इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि इन दो को लड़ता हुआ देखकर विवेक जी सबसे ज्यादा खुश होंगे। विवेक जी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खुशी की बात नहीं है। मेरे ख्याल से के शर्मा जी को थोड़ा संयम शब्दों पे रखना चाहिए। किसी के पिता पे मत जाइए, पिता और पुत्र के रिश्तों के ऊपर बात मत करिए। जो कमेंट किया था कमल के फूल को लेकर के, सुनिए, कमल के फूल मेरे आदरपूर्वक सुनिए। कमल मेरा निशान है। शांत हो जाइए, अपमानित करोगे, शांत हो जाइए। बिल्कुल ठीक है, बात महाभारत पे हुई थी और एक कोट किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपने कमल का प्रयोग कैसे किया है? हो सकती इनकी एक नहीं, वो क्यों नहीं कर सकते? आप हाथ का प्रयोग कर सकते हैं तो वो कमल का प्रयोग कर सकते हैं। खूनी पंजा, खूनी पंजा किसने कहा था? लेकिन हम इसमें ना जाएं। कुछ भी बोले। आपको पिता और पुत्र के रिश्ते के बीच में नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पहली चीज, आप पॉलिटिकल हमले करिए, आप पॉलिटिकल हमले करिए, इश्यूज पे हमले करिए। राजू भी पर्यायवाची है कमल शब्द के। इनके मैनर्स हैं। यदि कमल हिंसा का प्रतीक बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा अपने पिता का नाम। क्या होता है के शर्मा? नहीं, के शर्मा, खूनी पंजा क्या होता है? आपके वो तो आपने कर्म करके दिखाया है। उससे आपने लोकतंत्र को जो है गलत बातें, आपने लोकतंत्र की हत्या की है। गांधी परिवार, सबने देखा है। गांधी परिवार को गाली दिए बिना आप एक
डिबेट नहीं कर सकते के शर्मा। भाजपा का कोई प्रवक्ता भाई सवाल मैंने विवेक श्रीवास्तव जी से पूछा था और आप लोग फिर लड़ने लगे। हरियाणा में क्या किया था, क्या हुआ था? ठीक है विवेक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज ठीक है, आज कौन संभालता है दिल्ली में? दिल्ली दंगे कितना समय हो गया? ठीक है डॉली जी, लाता हूं विवेक जी। नहीं ठीक है, आज हमारी इंडिया अलायंस की डॉली जी ने अच्छा बोला और इसीलिए हम सब समर्थन में हैं। जो भी ये बोल रही हैं सही कह रही हैं। इस तरीके से राजीव जी जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, उनका नाम ले आना, पिता पुत्र के रिश्तों पे बोलना, ये रूलिंग पार्टी और सरकार के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। आप आइडियोलॉजिकली अटैक करिए, आप हमारी कमियों पे अटैक करिए, वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बलिदान दिए। नहीं कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आज आप के शर्मा जी जरा शांत हो जाइए। नक्सली है सबको पता है। बिल्कुल नहीं, हम तो चुनाव लड़ते हैं सर, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। आपकी विचारधारा कुछ नहीं है ऐसा, ये आपकी गणना है। लेफ्ट फ्रंट की सभी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के हम अंडर आते हैं, उसी द्वारा रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं। 35 साल रूल किया है, 20 साल रूल किया है, अभी भी 10 मेंबर पार्लियामेंट हैं। आपको खड़काने के लिए 10 ही काफी हैं, तो इसलिए चिंता मत करिए। दूसरी बात आपने कहा आप अरे गंगा ढाबा कोई बात नहीं, गंगा ढाबा भी हमारा ही रहेगा। वो जेएनयू का थिंक टैंक जो है ना, नहीं मैं बताता हूँ आपको, इस देश में जो दूसरी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है आपके सरकारी आंकड़ों की तरफ से वो जेएनयू है, और जो तीसरी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है आपके सरकारी आंकड़ों की तरफ से वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। सर सुन लीजिए, जिसकी लाइब्रेरी पे आपने लाठीचार्ज करवाया था, लाइब्रेरी में घुस के लड़के लड़कियों के ऊपर, फिर भी जामिया के बच्चे कहां से हम लोग कहां पहुंच गए? 3rd नंबर पे रैंकिंग कहां से हम लोग कहां पहुंच गए? चलिए मैं अनंत विजय जी को लाता हूं और उसके बाद मैं राजनीतिक समीक्षा के लिए संगीत रागी को आमंत्रित करूंगा। अनंत विजय जी, देखिए भटक गए, कहां से कहां पहुंच गए। गोधरा भी होया है, जेएनयू भी होया है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी आ गए। मैं यूपी में था और मैं चाहता हूं कि आप सबको यूपी वापस ले आए। यूपी की राजनीति में इस वक्त 2 घटनाक्रम है कि भाई सीएम और डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उनके बीच का सब कुछ ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा इक्का जो चल दिया है, जिसे माना जा रहा है, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चलाया। भले पीडीए के साथ उन्होंने अन्याय किया हो, लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर जो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है माता प्रसाद पांडे जी के रूप में, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी परेशानी भी है इससे। मुझे बड़ी मनोरंजक बहस हो रही थी। हम उत्तर प्रदेश से शुरू हुए और पता नहीं जाने क्या क्या बोलने लग गए। तो मैं तो उत्तर प्रदेश पर तैयार होके आया था और मैं सोचने लग गया कि भाई ये तो पता नहीं हलवा पूड़ी चक्रव्यूह, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं। अब जब क्या होता है कि हमें जब अपनी इतिहास बोध नहीं होता है तो हम इसी तरह भटक जाते हैं, तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। वैसे मैं अभी इस बीच जब चर्चा हो रही थी, मैं भटका नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि 2004 से 2014 के बीच जो 2 कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे उनके नाम देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा उस समय हलवा किसने खाया था। बीके चतुर्वेदी साहब और केएम चंद्रशेखर साहब। तो खैर इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तो बड़ी वो दूसरी बहस हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज अचानक लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया। दोनों एक तस्वीर भी आ गई, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साथ मिलकर सामने आए और अच्छी अच्छी बातें की, और बाद में तस्वीरें मौर्य जी ने पोस्ट की कि डीजीपी को बुलाकर कानून व्यवस्था पर भी बात कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि उप मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन अभी जो खबर आपने बताई कि वो एक कार्यक्रम हुआ, उसमें योगी जी के आने के पहले वो दोनों निकल गए, तो लगता है कि पता नहीं सब कुछ ठीक हुआ है, या हो सकता है देरी होने के कारण उप मुख्यमंत्री हैं उनके कुछ कार्यक्रम पहले से फिक्स होंगे। लेकिन सामान्य शिष्टाचार ये कहता है कि उनके आने तक थोड़ा रुक जाना चाहिए था। थोड़े नेता तो एक दूसरी जगह देर हो ही जाते हैं। खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल एक तस्वीर दिखाकर एक इकोसिस्टम ने ये बताने का प्रयास किया कि योगी जी ने अमित शाह को हाथ नहीं जोड़े और प्रधानमंत्री को हाथ नहीं जोड़े, उसी के तुरंत नीचे दूसरी तस्वीर भी आ गई थी। तो ये एक वैचारिक लड़ाई या वीडियो और इस तरह की भ्रामक चीजों से फैलाई जा रही है। जो दूसरी बात आपने पीडीए वाली कही वो बड़ी महत्वपूर्ण कही, वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो अखिलेश यादव की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो आजकल अपनी राजनीतिक चालें बहुत बेहतरीन चल रहे हैं।
इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, क्योंकि अब वो एजेंडा सेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक ये होता था के शर्मा जी शायद थोड़े नाराज हो जाएं हमसे, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती थी और वो लोग उस पर रिएक्ट करते थे INDIA गठबंधन के। लेकिन ये खेल थोड़ा बदला हुआ सा मुझे लग रहा है। अब अखिलेश जी रोज सुबह उठ के एक एजेंडा सेट कर देते हैं और ये लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में के बदलते राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी है। चुनाव पर कितना असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और जब उपचुनाव होंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप याद करिए, अखिलेश यादव ने पहले मॉनसून ऑफर दिया, फिर लोगों ने कहा मॉनसून ऑफर में डिस्काउंट है ही नहीं तो विधायक कैसे आएंगे आपके पास। तो खैर उन्होंने कहा कि चलो अब जो विंटर ऑफर होगा उसमें हम डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद आज जो PDA वाला दांव चला उन्होंने माता प्रसाद पांडे को वो बनाकर, वो दरअसल क्या है कि वो पुराने जो समाजवादी हैं, जो वो जनेश्वर मिश्रा और उन सब पीढ़ी के जो पुराने समाजवादी ब्राह्मण नेता हैं, उनको वो संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अभी भी लोहिया वाली पार्टी है और ब्राह्मणों को एक तरीके से वो जैसे क्या कहते हैं मछली को कांटे में फंसाने के लिए खाद्य पदार्थ दिया जाता है। तो उनको लगता है कि शायद ब्राह्मण वोट को इधर खींचा जा सकता है, क्योंकि 2007 में उत्तर प्रदेश ने देखा था कि जो मायावती कहती थी चरगुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर और तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसी ब्राह्मण समुदाय ने मायावती को 2007 में वोट दे दिया। तो ऐसा प्रेसिडेंस है उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है अखिलेश जी को ऐसा लग रहा होगा कि ब्राह्मण उधर चला जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, ब्राह्मण जो है वो नेचुरल एलाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन्हीं दोनों के बीच में वो आते जाते रहते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। और अगर अल्पसंख्यक को अगड़े से PDA के A को अल्पसंख्यक को अगर अगड़े से रिप्लेस किया है उन्होंने, तो बड़ी खतरनाक सी स्थिति बनती है, देखने राजनीतिक रूप से खतरनाक स्थिति बनती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है ये अभी लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और जहां तक संगठन और सरकार के वक्तव्य पे जो लोग बात करते हैं, मुझे लगता है न उनको संगठन का ज्ञान है न सरकार का ज्ञान है। संगठन तभी तक बड़ा होता है जब तक आप चुनाव जीत नहीं जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद संगठन के सारे लोग सरकार में आना चाहते हैं। तो अब यही स्थिति है, संगठन बड़ा है या सरकार, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया हुआ है और आने वाले दिनों में कुछ परिणाम तो अवश्य दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है अनंत विजय जी। डॉक्टर संगीत रागी, अब मैं आपके पास आऊंगा राजनीतिक समीक्षा के लिए, क्योंकि आप सभी को सुन चुके। सवाल मेरा ये है कि कल की तस्वीर जो CM और डिप्टी CM साथ साथ थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की खबर कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो बैठक थी उसकी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी उसमें 2 मिनट भी इंतजार नहीं किया, दोनों डिप्टी CM के आने से पहले निकल गए, ये ज्यादा बड़ी खबर है। और दूसरी टिप्पणी आपकी मैं इस पर जरूर चाहूंगा कि क्या माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से PDA के साथ वाकई में अन्याय किया है अखिलेश यादव ने, या भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा बड़ा अन्याय किया है? देखिए, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूँगा। हालांकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में बात किया गया है, जातीय जनगणना, तो मेरा मन कई बार ये टेम्पटेशन पूछने का कर देता है कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी के दादाजी तो पारसी थे और भारत में जो परंपरा है वो पिता से ही चलता है, तो उस अनुसार से राजीव गांधी भी पारसी ही होंगे। उनकी माताजी राहुल जी की क्रिश्चियन हैं और उसके बाद इनका हिंदू संस्कार जरूर हुआ होगा, लेकिन जाति कहाँ जिस जातीय खांचे में बैठेंगे मुझे नहीं मालूम है। दूसरी बात, एक और टिप्पणी की जाती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे लगता है कि ये देश में हिंदू समाज को अराजकता की तरफ ले जाने का एक विदेशी षड्यंत्र है जिसके हिस्से भारत की पॉलिटिकल पार्टियां बनकर के काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका 2019 से शुरुआत हुई थी। जो ST/SC हैं उनकी जनसंख्या आज हमारे सामने है, सब कोई जानता है कि किसकी कितनी जनसंख्या है। क्या आज तक उनको उनकी संख्या को देख करके कोई नीतियां बनी है? यदि आपने उसके आधार पर नीतियां नहीं बनाई हैं तो कल OBC के आधार पर बनाएंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा
और इससे बड़ा शरारतपूर्ण और कोई काम इस देश में नहीं हुआ है जो ये लोग कर रहे हैं। तीसरी बात मैं एक जिक्र कर देना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव ने काम किया है वो बहुत ही शानदार उन्होंने एक ढंग से चाल चली है। देखिए, उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, इस चीज को समझिए। मुस्लिम आज के दिन में वोट जिहाद कर करके कंसोलिडेटेड वोट बैंक आज अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में मुस्लिम या तो कांग्रेस के साथ खड़ी है या क्षेत्रीय पार्टियों में जहां वो ताकतवर है वहां खड़ी है। यादव एक वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक जो था वो भी उनको अखिलेश जी को मिला है। तीसरा, इस चुनाव में आपको दिखाई दिया, या जो सारे विश्लेषक है वो कहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा जो पिछड़ा वर्ग था और दलितों का वोट बैंक जो मायावती से छिटका, वो आकर के भारतीय जनता पार्टी के खांचे में न गिर करके अखिलेश जी की तरफ गया। अब उनको लगता है कि जो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेटेड वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ा हुआ था राम मंदिर मूवमेंट के बाद, जो ब्राह्मण समाज आकर के खड़ा हुआ था, जो क्षत्रिय समाज आकर के खड़ा हुआ था, जिसे आप सवर्ण जातियों के बारे में आप बात करते हो, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और इसमें कह सकते हैं कि हो सकता है कि बाकी लोग पिछड़े या अन्य उनको लगता हो परेशानी हो, लेकिन ये जानिए उस पिछड़ों का और जो जिसे आप दलित कहते हैं उसका वो प्रतिनिधित्व दे करके और पासी जी को ला करके लोकसभा में बराबर अपने बिठा करके वो एक प्रकार से सांकेतिक राजनीति वहां से कर रहे हैं कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को एक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। दूसरी बात, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ है। जो हम यादव जातिवाद करते थे वो हमारे उस जातिवाद से हम निकल गए हैं। अपने ही परिवार के 5 यादवों को छोड़ करके हमने किसी यादवों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। बाकी अन्य कुर्मी हुआ, कोई भी हुआ या कुशवाहा, अन्य जातियों को हमने प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। तो ये एक ढंग से कहेंगे कि से 2 इसके संकेत हैं। एक, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ सवर्णों का वोट बैंक थोड़ा बहुत लगता होगा कि खिसक रहा था, उसको वो कांग्रेस से किनारे करके अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी हो सकता है। और जो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले एक मुश्त खड़ा हो जाती थी, एक मुश्त का मतलब एक कतई नहीं होता है कि 90% और 100%। ये मुस्लिम पॉलिटिक्स के अंदर जरूर है। 100% यादव भी अखिलेश यादव को वोट नहीं करते हैं। जब 70% के एवं वगैरह वोटिंग पैटर्न आ जाता है, 65% 70%, तो मान करके चलते हैं कि कम्युनिटी एंड ब्लॉक वोटिंग कर रही है। ठीक है संगीत रागी जी, तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने एक आशंका जाहिर की है, मैं जूही सिंह से उसका जवाब ले लेता हूं। राजनीतिक के तौर पर एक बार और जिक्र करना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जहां तक सवाल है, योगी जी का विकल्प आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि योगी जी को डिरेल करने का मतलब है कि जिस प्रकार से कल्याण सिंह जी का डिरेलमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 दशक पीछे खिसक गई थी। मुझे याद है जब कल्याण सिंह बाहर हुए थे, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई। मेरे पास समय कम है। जूही सिंह हमारे साथ तकनीकी मुझे ऐसा लगता है नहीं है। ये ठीक है, डॉली शर्मा जी होंगी। भारतीय जनता पार्टी बेहतर है कि वो एक टीम के रूप में काम करे उत्तर प्रदेश। ठीक है, बशर्ते कि वो टीम के रूप में काम करती रहे। डॉली शर्मा जी, ये जो आशंका है संगीत रागी की, ये कितनी सही लगती है आपको कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी कर रहे हैं अखिलेश यादव बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, बल्कि कांग्रेस के वोट बैंक पर भी निशाना लगा रहे हैं? क्योंकि यूपी में जब तक कांग्रेस के साथ हैं वो, तब तक बहुत बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते। देखिए, संगीत रागी जी को जो भी लगे, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। और किसी को प्रतिनिधित्व देना, एक ऐसे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं माता प्रसाद पांडे जी, लगातार काम करते रहे हैं, और अगर उन्हें सम्मान दिया है अखिलेश जी ने, तो हमें उस बात का सम्मान करना चाहिए। जी के शर्मा जी, अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो संगीत रागी भी मानते हैं कि बहुत चतुराई से और बहुत मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए नाराज हो ना हो, पीडीए ये माने ना माने कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन माता प्रसाद पांडे को एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव ने। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है उपचुनाव में। ऐसा नहीं है अनुराग जी, देखिए सब पार्टी को ये हक है किसको क्या बनाए, कब बनाए। छोटी सी इंपॉर्टेंट,
और उनके पीछे उनका एक अपना मैसेज भी होता है जो हर पार्टी देने की कोशिश करती है, तो वो भी देंगे। लेकिन इसका तो आने वाले समय पर देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दो बातों को मैं स्पष्ट कर दूं आपके इस चैनल में, क्योंकि दो बातों को लेकर फिर एक मुझे लगा भ्रम सी स्थिति है। पहली बात अभी कही गई कि जैसे ही योगी जी आए दोनों मुख्यमंत्री चले गए, उप मुख्यमंत्री जी। पहली तो ये जानकारी हो कि वो ओबीसी मोर्चे का, यूपी ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की, चलिए के शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आगे भी बात होती रहेगी। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, समय की पाबंदी है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का ताल ठोक के में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल को लेकर ठोकेंगे ताल, जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Zee News.